हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं आर.एस. यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम जो है, मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछेगा। पहले आप इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 3 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर का आता है ये राउल्ट का नियम, तो जोड़ जोड़ के पूछता है इसको। मतलब राउल्ट का नियम क्या है, उसमें कोई न्यूमेरिकल ऐड कर देगा थोड़ा सा राउल्ट के नियम से रिलेटेड। या फिर 3 नंबर में पूछेगा तो बस राउल्ट का नियम पूछ लेगा और इसकी कुछ परिस्थिति होती है उसके बारे में पूछ लेगा। या अगर मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो राउल्ट का नियम पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है। और इसमें आपसे ये पूछ देगा कि अगर हम एक वाष्पशील पदार्थ ले लें और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ ले लें तो क्या होगा। ठीक है, तो इस नियम को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा समझना वाष्पशील पदार्थ क्या होता है और अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है। तो देखिए मैं बता दूं, वाष्पशील पदार्थ क्या होता है। जैसे कोई भी चीज है वो वाष्प में बदल जाए। जैसे हम लोग पानी को ले, पानी को धूप में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। वो पानी गया कहाँ, वाष्प में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में चला गया ना। वैसे ही पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो भाप बन के बाहर निकलता है, यानी कि पानी हमारा क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, अगर हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल लोग कहते हैं ना, अरे ढक्कन खोल के मत रखो उड़ जाएगा, यानी कि वो भी क्या है, हमारा वाष्पशील पदार्थ है, वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। वैसे हम बात करें किसी भी लिक्विड की बात कर लें, जो भी द्रव में होता है वो हमारा क्या होता है, वाष्पशील होता है। और अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ, जो भी ठोस पदार्थ होगा, आप लोग जानते होंगे ठोस पदार्थ क्या हो सकता है। जैसे एक पत्थर ले लें, ये मान लीजिए हमारे पास ये ठोस दिख रहा है, ये हमारा क्या है, अवाष्पशील, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस बोर्ड की ही बात करें, ये ठोस है, हमारा क्या होगा, अवाष्पशील होगा। और भी हम आपको एग्जांपल दे दें, ये हमारे पास देखिए दिख रहा है ना काफी, ये भी हमारा क्या है, ठोस दिख रहा है, ये भी क्या है, अवाष्पशील है। हम पत्थर की बात कर लेंगे, अगर कोई पत्थर लेते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, अवाष्पशील होगा। तो अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा, जो भी ठोस होता है वो अवाष्पशील। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, अगर मान लीजिए यूरिया कोई पूछे वाष्पशील होगा कि अवाष्पशील होगा, तो आप बोलेंगे कि वो तो ठोस होता है, यानी कि क्या है, हमारा अवाष्पशील है। नमक की बात करेंगे तो नमक क्या है, हमारा अवाष्पशील है, मतलब भाप बन के उड़ नहीं सकता है वो। ठीक है ना, वाष्प में नहीं बदल सकता है। ठीक है, नमक आपको पता ही चल गया, यूरिया आप जान ही गए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कपूर जो है हमारा, ये तो ठोस होता है लेकिन फिर भी वाष्पशील होता है, ये वाष्प में बदल जाता है। तो आपको पता है कि अपवाद भी होता है कुछ ना, तो ये जो कपूर होता है ये हमारा अपवाद होता है। और आप एकदम टेंशन में मत रहिएगा कि कपूर आ गया हमारे क्वेश्चन में। तो ये जो कपूर वाला है ना क्वेश्चन, कि कपूर हमारा ठोस है फिर भी वाष्पशील है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पेपर में कपूर का लाके कोई पूछेगा कि ये क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे राउल्ट का नियम। और आज के क्लास से आपका 3 से 5 नंबर मान के चलिए फिक्स है। ठीक है, तो पेटी पेक होके बैठ जाइए और आराम से क्लास को देखिए। ठीक है, लिखते रहिए, क्लास का आनंद लीजिए। तो चलिए हम लोग राउल्ट के नियम को समझते हैं। ठीक है, यहां पे तो आपको दिख रहा है एक पेज खाली, तो हम बात करते हैं ये खाली पेज नहीं है, इसमें आपको हम बताएंगे राउल्ट के नियम को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं। बर्तन का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, एक बीकर ले सकते हैं। ठीक है, एक बीकर हम लेंगे। ठीक, इस बीकर में हम कोई भी एक पदार्थ डालेंगे। अगर इस बीकर में, ये कोई हमारे पास बीकर है, आप कह सकते हैं कि ये कोई बर्तन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी बीकर है। इस बीकर में हम कोई पदार्थ ले लें, हम करें कि वाष्पशील पदार्थ ले लेते हैं। वाष्पशील पदार्थ अभी मैंने आपको बताया जो वाष्प में बदल सके। ठीक है, तो हम कोई वाष्पशील पदार्थ ले लेते हैं ए, और एक कोई वाष्पशील पदार्थ ले लेते हैं बी। मतलब 2 पदार्थ लेके हम कोई विलयन बनाना चाहते हैं, तो ये विलयन बनाना चाह रहे हैं।
ये ए क्या है, बी भी हमारा क्या है, वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ, यानी कि वाष्प में बदल जाएगा। बी भी क्या है हमारा, तो ये भी आप बोलेंगे वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ है। ठीक, बी भी हमारा, ए भी क्या है हमारा, वाष्पशील, और बी भी क्या है, वाष्पशील। दो हम वाष्पशील पदार्थ ले लिए। अब बताइएगा, आप घर पे सभी लोग देखे होंगे चावल बनाते समय, ठीक है, एक एग्जांपल हम इसी को लेकर चलते हैं। चावल बनाते समय सभी लोग देखे, जब पानी उबलना शुरू होता है और ऊपर से जब ढक्कन लगा होता है तो वो ढक्कन ऐसे ऊपर उठता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं डांसिंग करता है, ऐसे 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 करता रहता है। वो क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, यानी कि जो वाष्प, जो पानी था वाष्प बन के बाहर निकल रहा है, वो दाब लगा रहा है, उस पर दाब लगा रहा है, इसलिए वो उसको ऊपर उठा देता है। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, वाष्प दाब। वाष्प के कारण दाब लग रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। ठीक है, अगर आप बताइए इस पे हम ढक्कन लगा दें, ऊपर से ऐसे एक ढक्कन लगा दें, तो ये जो ए वाला हमारे पास वाष्पशील पदार्थ है, ये अपना तो काम करेगा ही करेगा भाई, वाष्प में कन्वर्ट होगा तो उस पर दाब लगाएगा ही लगाएगा। बी वाला भी उस पर दाब लगाएगा, मतलब दोनों अपना दाब लगाएंगे सब इसको। ठीक, दोनों इस पे दाब लगाएंगे और इस ढक्कन को उठाना चाहेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जो दोनों अलग अलग ए और बी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आंशिक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है ना, तो कुल इस पे दाब कितना लगेगा, इस प्लेट पे कुल दाब कितना लगेगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी के दाब के बराबर होगा, मतलब जितना जो ए वाला जितना दाब लगाएगा और जो बी वाला जो दाब लगाएगा, दोनों के दाब के योगफल इस पे लगेगा, इस प्लेट पे। ठीक, यानी कि ये जो बी के द्वारा वाष्प दाब लगेगा, तो हम इसको कह सकते हैं, वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो पी से। तो बी के कारण जब इस प्लेट पे वाष्प दाब लगेगा तो हम इसको बोल देंगे पी बी। ठीक है, बी के कारण वाष्प दाब। ए वाष्प दाब लगाएगा तो ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे पी ए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस ढक्कन पे कितना मतलब दाब लग रहा है, कुल दाब, तो आप सीधे बता देंगे कि पीए प्लस पीबी के बराबर लग रहा है। तो कुल दाब क्या होगा, आप देखेंगे यहां कुल दाब की अगर हम बात करें, कुल दाब, ठीक है, कुल दाब, और कुल दाब को हम पी से प्रदर्शित करें, आप यहां कुल दाब या कुल वाष्प दाब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि PA प्लस PB के बराबर होगा। ठीक है, ये यानी कि जो वाष्प दाब टोटल होगा इसका, इस बर्तन में वाष्प दाब लगेगा टोटल, वो PA प्लस PB के बराबर लगेगा। और एक मजेदार वाली बात बताएं, राउल्ट का नियम कोई बड़ा चीज नहीं है, यही जो चीज आप समझे हैं ना अभी, यही है राउल्ट का नियम। यानी कि इसको लिखना क्या है, इसी को तो हम कहते हैं राउल्ट का नियम, कि P बराबर PA प्लस PB, यही कहलाएगा राउल्ट का नियम, बाकी कुछ नहीं है। आप कैसे पढ़े हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को करते रहिए, बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास देख करके। तो ये है राउल्ट का नियम। अब इसको लिखना कैसे है, आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार ऐसे लिख के कहाँ नंबर मिलने वाला है, तो देखिए लिखना कैसे है। ये जो ए वाला दाब लगा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पी ए। जो बी वाला दाब लगा रहा है इसको क्या बोलेंगे, पी बी। यानी कि टोटल इसमें ए और बी है, तो अलग इसकी बात करेंगे अलग इसकी बात करेंगे, तो इन दोनों को बोल सकते हैं कि आंशिक, आंशिक अलग अलग है। तो इसके द्वारा दाब लगेगा तो बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब, इसके द्वारा लगेगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी घटक द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, या किसी पदार्थों के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब का योगफल कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है हमारा। ठीक है ना, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है, पहले से भी देख सकते हैं आप। यहां देखिए, वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों, आंशिक वाष्प दाबों का योग, यानी कि आंशिक वाष्प दाब, अभी हम लोग पदार्थ कौन से लिए थे, आंशिक में कौन थे, ए और बी। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब कौन कहलाएगा, पी ए, और यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब कौन कहलाएगा, पी बी। इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि पी के बराबर होगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी।
यानी कि यहाँ पे वैसे जैसे यहाँ पे समझाया गया आपको वैसे देखिए, वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है। यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अर्थात P बराबर PA प्लस PB, ये हमारा हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट के नियम को हम लोग एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, मतलब इसमें 2 पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। जो दूसरा पॉइंट कहता है राउल्ट का नियम, हम बताते हैं आपको सेकंड पॉइंट क्या कहता है। देखिए, जो वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पीए जो है, पीए, इसका मोल, हम ए की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए। तो पी ए का मतलब क्या है, आंशिक वाष्प दाब, ये किसके समानुपाती होगा, तो एक्स ए के। तो पी ए प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, एक्स ए। तो यही चीज हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसके सीधे समानुपाती, यानी कि जो वाष्प दाब लेंगे, जैसे मान लीजिए आप पीए की बात कर रहे हैं तो ए बोल रहा है ना, तो ए क्या उसके सीधे वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब, यहां पे रहेगा वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज, ये तो हम आपको बताएं लेकिन यहाँ पे छूट गया। ठीक है, उसके मूल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है, के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात पी ए की बात करेंगे, आंशिक वाष्प दाब, पी ए प्रोपोर्शनल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, या फिर पीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स बी। ठीक है ना, क्योंकि आंशिक वाष्प दाब हमारे पास पीवी तो है, आप पीसी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जितने अवयव मिलाएंगे उतने आंशिक वाष्प दाब होंगे। ठीक है, तो यहां से पीए प्रोपोर्शनल एक्स से मिला। और आपको पता है ना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हम लोग एक अपने फ्रेंड को लेके आते हैं उसको हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल चिन्ह आया है तो इसको हटाने के लिए एक हम नियतांक लेके आएंगे। ठीक है, जो हमारा होगा इसको हम लिखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार इसको लिखेंगे पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और यहां पे जो राउल्ट का फर्स्ट कंडीशन जो बोला है कि वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 1 बना लेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि P बराबर होता है पीए प्लस पीबी के। ठीक है, तो ये दोनों मानवा यहां रख दीजिए ना, आप मिल जाएगा एक और आपको समीकरण, तो हो जाएगा P बराबर, पी ए का मान कितना है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, एक समीकरण हमको मिल गया ये राउल्ट के सेकंड पॉइंट से, जो राउल्ट का सेकंड स्टेटमेंट है वहां से हमको ये चीज फिर मिल गया कि जो P बराबर होता है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे पी नॉट ए और पी नॉट बी को
यहां पे देखिएगा, जहां जहां P0A कामा P0B इन दोनों को बोलते हैं शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होते हैं, मतलब ना ये जानते हैं, आपको पता भी है कि कांस्टेंट होता है, और ये वैल्यू आपको यही क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि ये दिया रहेगा P0A और P0B, मतलब जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कहीं पे P0A दिया रहेगा, कहीं पे P0B दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब राउल्ट का नियम अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे, जो इसकी परिस्थिति होती है, क्या होता है इसकी परिस्थितियां, जो कि हम लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे स्थितियां या परिस्थितियां, राउल्ट नियम की स्थितियां। ठीक है, स्थिति नंबर जो 1 हम लिखेंगे, इसकी बात करेंगे जब 1 की, और यहां ध्यान दीजिएगा, जब स्थिति नंबर 1 की बात करेंगे तो हम हेडिंग बना के लिख लेंगे कि जब, पहले आप समझ लीजिए तब लिखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, हम एक बर्तन लेते हैं, एक दूसरा बर्तन लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा बर्तन लेते हैं और एक तीसरा बर्तन लेते हैं, 3 बर्तन हम लोग ले लिए। ठीक है, इसमें वाष्पशील पदार्थ A रख दिए और एक वाष्पशील पदार्थ B रख दिए। इसमें एक वाष्पशील पदार्थ A रखे, बात को सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही समझ जाएंगे तो स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। दोनों इसमें वाष्पशील पदार्थ है, इसमें हम A को वाष्पशील ले लिए और B को क्या ले लिए, अवाष्पशील। A को वाष्पशील और B को अवाष्पशील, या ये भी कह सकते हैं कि A अवाष्पशील है और B क्या है, वाष्पशील है। ठीक, यहां A को लिख लेंगे हम वाष्पशील, अवाष्पशील इसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अवाष्पशील। और B क्या है हमारा, B है वाष्पशील। और इस तीसरे कंडीशन में मानते हैं कि A और B दोनों ही अवाष्पशील है। ये जो दोनों हैं, दोनों के दोनों क्या है, अवाष्पशील। ठीक है, दोनों अवाष्पशील पदार्थ है हमारे। ठीक, तो यहां पे देखेंगे, आप अब बताएंगे, ये बताइए अगर यहाँ पे A भी वाष्पशील है और B भी वाष्पशील है, तो इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा, PA होगा, और इसके कारण लगने वाला वाष्प दाब या बल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प दाब क्या होगा, PB होगा। और ये दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, तो P के बराबर होगा, कुल वाष्प दाब के बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब कुल वाष्प दाब की बात करेंगे तो P बराबर, ये A वाला क्या है हमारा, अवाष्पशील, यानी कि वो कोई भी वाष्प दाब नहीं लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो 0, खत्म कर दिए हम A को, यानी कि ये क्या है हमारा, अवाष्पशील। और B वाला वाष्पशील है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, PB। तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, P बराबर PB। और यहाँ पे A और B दोनों क्या है, अवाष्पशील है, तो आप बोलेंगे कि जो कुल वाष्प दाब होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि A भी दाब नहीं लगाएगा और B भी दाब नहीं लगाएगा, तो बस 0, खत्म। तो ये आप देख रहे हैं ना 3 कंडीशन, इसमें से ये 2 हम लोगों को पढ़ने हैं, ये वाले। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक, तो मैं इसको ऊपर के साइड करके आपको स्थिति नंबर 1 लिखता हूं, देखिएगा, लिखेंगे जब A व B दोनों वाष्पशील हो, ठीक है, तो जब दोनों वाष्पशील होगा तो क्या होगा, यहां से हम लोग लिख लेंगे P बराबर क्या होगा, PA प्लस PB।
अभी हम आपको बताया, यहाँ देखिए दोनों वाष्पशील पदार्थ है, ए और बी दोनों वाष्पशील है, तो P बराबर पी ए प्लस पीबी, तो P बराबर पी ए प्लस पीबी, ठीक है। और आपको पता है अभी हम लोग यहां से लिखे थे कि जो P था, P का मान क्या था, Pa का मान P नॉट ए एक्स ए, और Pb का मान क्या था, P नॉट बी एक्स बी के बराबर था। तो ये चीज उठा के अगर हम यहां रख दें तो P बराबर क्या मिल जाएगा हमको, तो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये मिलेगा ना। आप ये चीज आपको पता है, आप जानते हैं, यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। मोल प्रभाजों का योगफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आपको पिछले वीडियो जो हम पढ़ाए हैं न्यूमेरिकल वाले, उसमें बताया गया है ये चीज। तो यहाँ पे और मोल प्रभाज टॉपिक सीरीज वाले वीडियो में भी बताया गया है। तो यहां से हम एक्स बी बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। अगर ये चीज उठा के यहाँ रख दिया जाए, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी, और एक्स बी की जगह पे अब हम लोग को क्या रखना है, ये चीज तो रख लेंगे 1 माइनस एक्स ए, ठीक। तो आपको एक फार्मूला ये मिल गया, ये राउल्ट की स्थिति नंबर 1 से, या आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए राउल्ट की स्थिति नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि बहुत लोग उसको समझते हैं कि बहुत ही कठिन है, लेकिन आप उसको समझिए, देखिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी राउल्ट की जो स्थिति नंबर 2 है उसको समझते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। हम सेकेंड स्थिति जो है राउल्ट की सेकेंड स्थिति, ठीक है, हम लिखेंगे जब ए वाष्पशील तथा बी वाष्पशील हो। अभी मैंने आपको बताया है ना कि एक वाष्पशील ले लेंगे, दूसरा अवाष्पशील, बी वाष्पशील हो तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे P बराबर, मान लीजिए A वाला क्या है, अवाष्पशील, और B वाला क्या है, वाष्पशील है, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि जो P होगा कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा, PV के बराबर होगा, क्योंकि A वाला तो कोई वाष्प दाब लगाएगा नहीं, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा, PV। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे P बराबर क्या होगा, PV। और आपको पता है अभी कि B बराबर क्या होता है, तो P नॉट बी एक्स बी होता है। तो ये चीज हम लोग इसके जगह पर रख सकते हैं। तो P बराबर P नॉट बी एक्स बी, ये चीज हो गया। और मोल प्रभाज के कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग रखना चाहेंगे, मोल प्रभाज के कॉन्सेप्ट से, तो यहां से आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से हम लिख देंगे, चूंकि साइड में करते क्या, यहां देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, होगा कि नहीं होगा, मोल प्रभाज आप लोग जानते ही हैं ये चीज। तो यहां से हम एक्स बी की जगह पे ना ये चीज रख दें अगर, तो क्या होगा, तो मिलेगा आपको P बराबर P नॉट बी, और एक्स बी की जगह पे हम रख दें 1 माइनस एक्स ए। अब आप इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो मिलेगा P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करके आपने देखा ये चीज आया। अगर हम इसको लिखना चाहें, एक मिनट, हाँ, अब देखिएगा, अगर हम इस वाले टर्म को उधर लेके जाएं और इसको इधर भेज दें, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा P नॉट बी एक्स ए बराबर P नॉट बी माइनस P। अगर एक्स ए बराबर हम लिखे तो ये चीज दिख रहा है P नॉट बी मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा P नॉट बी माइनस P,
बटे पी नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पी नॉट बी। और ये राउल्ट की परिस्थिति नंबर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये जो दोनों परिस्थितियां पढ़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा चांस होता है। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो वहां जो परिस्थिति नंबर 1 है आप जो पढ़े हैं, P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राउल्ट का नियम आपको कैसा लगा। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड और पिछले जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, इन सभी टॉपिक को मिला के हम लोग न्यूमेरिकल अब पढ़ना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, और वो पूरा अणुसंख्य गुणधर्म खत्म कर लेंगे तो समझ लीजिए विलियन का सारा कॉन्सेप्ट, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही।